हेलो गाइस, सबको मेरा राम राम। तो आज हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट 6 चल रहा है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू एंड असर्शन रीजनिंग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके। हमारा पहला सवाल आज का। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ किस तरह से हमें इसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेफ्ट साइड में देखो, हमें बेस में 2 और 3 दिख रहा है और राइट साइड में 288। इसलिए हम 288 को फैक्टराइज करके पहले देखेंगे इसका बेस, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ, जिससे मुझे ये 144 मिलेगा। फर्दर मैं 2 से कंटिन्यू करता हूँ इसे 72, फिर आगे 2 से 36, फिर 2 से आपको मिल रहा है 18, फिर 2 से यहाँ पे आपको मिल रहा है 9, फिर फर्दर अब 3 से कर दो। तो इसका मतलब है आपको 2 मिल रहा है 5 बार और 3 मिल रहा है 2 बार। तो हम इसे एक इक्वेशन की तरह लिखेंगे, लेफ्ट साइड जैसे है वैसे ही रखेंगे, एक्स प्लस वन, और राइट साइड में जो 288 है उसको फैक्टराइज करके हमें मिला 2 to the power 5, और 3 मिला स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो अब हम कंपेयर करेंगे ऑन बोथ साइड। तो ध्यान रखो बीच में इक्वल साइन है। इक्वल साइन का मतलब है अगर सेम बेस है तो फिर उनके पावर भी सेम होंगे। यहाँ भी देखो, आपको कंपेयर करना है सेम बेस के साथ। जैसे बेस 2 को बेस 2 के साथ कंपेयर करना है। तो अगर आप इसे कंपेयर करते हो 2 to the power x+4 को 2 to the power 5 के साथ, और 3 को, ये जो 3 बेस वाला नंबर है उसको आप 3 बेस वाले के साथ कंपेयर करो, क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। इक्वल का मतलब है दोनों तरफ सब कुछ सेम है, मतलब बेस 2 के साथ सेम होगा पूरी तरह से, एंड बेस 3 जो है वो बेस 3 के साथ पूरी तरह से सेम होगा। ये होता है इक्वालिटी का पावर। या फिर आपको अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद है कि इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम बेस होते हैं तो उनपे जो भी पावर होता है वो पावर को भी हम इक्वल बोल सकते हैं, राइट। तो यही कंसेप्ट अभी हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इक्वल के दोनों तरफ अगर बेस सेम है तो पावर को भी हम इक्वल बोल सकते हैं। तो 3 बेस जो है उसका पावर लेफ्ट साइड में x+1 है और राइट साइड में इसका पावर स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू ये जो 8th लॉ है, इसके अकॉर्डिंगली बेस सेम होने से पावर भी सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी बेस सेम है तो आप पावर को सेम बोल दो। लेफ्ट साइड में पावर चल रहा है x+4 और राइट साइड में पावर चल रहा है 5। ओके, समझ में आ रहा है ना। अगर इक्वल के दोनों तरफ बेस सेम है, मतलब यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो दोनों तरफ अगर सेम बेस है तो पावर को भी सेम होना पड़ता है। अब इसे आप सॉल्व कर दो। x=5, ये +4 को राइट साइड में लेके आओ एंड माइनस करके देखो, आपको x का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली आप यहाँ पे भी इसको कैलकुलेट करो और आपको सेम आंसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम बेस है तो पावर को सेम होना पड़ेगा। x+1=2, +1 को राइट साइड लेके आ जाओ, x=2 -1, क्योंकि +1 था -1 हो गया, और x का वैल्यू आपको मिला सेम। तो आपको दोनों में अगर x का वैल्यू सेम मिला तभी आप x का वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हो कि ये वैल्यू 1 है। अगर दोनों में अलग अलग वैल्यू मिला तो समझ लेना आपकी कहीं पर कोई ना कोई गलती हुई है, तो आप उसे रीचेक कर लेना। तो दोनों में आंसर सेम आना पड़ेगा तभी आपको फाइनल आंसर मिल पाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो चलो आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिपीट करके आप जरूर इसे देख लेना। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ऐसे क्वेश्चंस और भी होते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आर डी शर्मा या फिर एग्जैक्ट मैथ से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आर एस अग्रवाल की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां भी इस टाइप के बहुत सम्स है। तो इस टाइप के सम्स को देख के आप कैलकुलेट करना, ठीक है। और इसमें से अगर कोई दिक्कत हो, आप लोग को कोई भी सम में प्रॉब्लम हो, तो कमेंट में उस सम को मेरे को फॉरवर्ड कर देना। मैं आप लोग के उस सम को भी यहाँ ऐड कर दूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। 1/2 और 1/3 के बीच में हमें रैशनल नंबर चाहिए। तो हम देखते हैं 1/2 और 1/3 के बीच में रैशनल नंबर कौन सा बनता है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम 1/2, यहाँ पे देखो ये है 1/2, राइट, 1/2, और यहाँ पे है 1/3, राइट, 1/3। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले, डिनोमिनेटर का 1/2 एंड 1/3 का अगर हम एलसीएम ले तो हमें मिलता है 6। तो मैं इसे 6 के बराबर बनाता हूँ पहले। तो 1/2 के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते 3, तो ये बन जाता है 3/6। इसको भी हम बना देते हैं
1/3 है, इसे भी 6 बना देते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर दो आप, जिससे 6 बन जाएगा। 6 है एक्चुअली दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम, ये डिनोमिनेटर 2 है, ये डिनोमिनेटर 3 है, इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम 6 होता है, इसलिए मैं दोनों डिनोमिनेटर को 6 के बराबर बना रहा हूं। तो ये बन गया दोनों का डिनोमिनेटर 6। अच्छा, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस के डिनोमिनेटर 5 दिख रहे हैं, राइट? 5 दिख रहे हैं यहाँ पे, सबके डिनोमिनेटर में 5 दिख रहे हैं, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है 6। तो अब आप इसका एलसीएम ले लो 5 और 6 का, तो 5 और 6 का एलसीएम होता है 30। ओके, तो आप इसे आप 30 बना दो। कैसे 30 बनेगा इसको? तो 3/6 इंटू 5, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? 15/30, राइट। और उसके बाद आप यहाँ पे देखो, इसको भी हम बना देते हैं 30। तो 2/6 इंटू 5, तो यहाँ पे बन रहा है 10/30, ठीक है। अच्छा, अब इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं? अभी अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, 6 2 12 एंड 6 5 30, इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, 6 2 18 और नीचे 6 5 30, और इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो 6/30, इसको भी मल्टीप्लाई कर दे, 6 4 20, 6 4 24/6 5 30। तो अब आपको देखना, ये जो हमें सबका डिनोमिनेटर 30 बना दिया, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो 10 और 15 के बीच में कौन सा आता है? तो 10 और 15 के बीच में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, फर्स्ट वाला आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक। तो एक बार आप इसको रिपीट देख लेना, मैंने यहाँ पे क्या समझाया, कैसे इसको कैलकुलेट किया। पहले यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर सेम बनाया, इन दोनों का डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके सेम बनाया यहाँ पे, और उसके बाद जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर बना, उसका मैंने यहाँ दिए हुए ऑप्शंस के डिनोमिनेटर के साथ सेम बनाया। मतलब यहाँ का जो डिनोमिनेटर ऑप्शन में वो है 5, और हमें एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर मिला 6, तो 5 और 6 का एलसीएम 30 होता है। तो मैंने अब 6 को 30 बनाने के लिए 5 मल्टीप्लाई करके 30 बनाया, और फिर इनका भी डिनोमिनेटर को एक बार अगर हम 30 गैस कर ले तो क्या बनता है वो हमने देख लिया यहाँ पे। तो अभी सब में मैंने 6 करके मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे दोनों जगह, उससे मुझे ये सारे नंबर्स मिले। फिर देखा इनमें से कौन सा नंबर 15 और 10 के बीच में आता है, उसे आप सिलेक्ट कर लो, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 12 10 30 5 और 6, 1 मिनट, हाँ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 1 मिनट। मैं आप लोग को इसका एक और ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ। देखो, ऑल्टरनेट मेथड ये है कि आप यहाँ पे जितने सारे फ्रैक्शन है, 1/2 1/3 और ये जितने फ्रैक्शन है, सबका डिनोमिनेटर लो। तो डिनोमिनेटर 1/2 में है 2, 1/3 में है 3, और यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए इनके डिनोमिनेटर है 5। इन सब का एलसीएम आप निकालो पहले, तो इनका एलसीएम आपको मिल जाएगा कितना? 30। तो अब आप है ना इनको 30 बनाओ, 1/2 को सीधा सीधा 30 बना दो। तो 30 कैसे बनेगा? 15 मल्टीप्लाई करके 30 बन जाएगा। तो 15/30 सीधा आ गया। 1/3 को भी हम बना देते हैं 30, कैसे बनेगा? 10 मल्टीप्लाई करके 30 बनेगा। मतलब आपको डिनोमिनेटर में ही करना है, क्योंकि आपने जो एलसीएम निकाला है ना वो सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का है। ये 1/2 का है, 1/3 का डिनोमिनेटर लिया, और यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस का डिनोमिनेटर लिया, और उस डिनोमिनेटर का एलसीएम हमें 30 मिल रहा है। तो इसलिए हमने इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 30 बनाया, और उसके लिए हमने फर्स्ट 1/2 में 15 मल्टीप्लाई किया, 1/3 में 10 मल्टीप्लाई किया, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 10/30। अब आपको 15/10 के बीच में नंबर ढूंढना है, तो आप इन सबको आप 30 बना दो। इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, 12/30। इसमें भी 6 मल्टीप्लाई कर दो, 18/30। तो इस तरह से देखो, ये 12/30 जो है ना वो 10 और 15 के बीच में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ऐसा भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। रिपीट एक बार आप दोनों मेथड को देख लेना, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बोला गया है। द नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ, एक्चुअली नेचुरल नंबर आता है रैशनल से, रैशनल का एक हिस्सा है, बट ऑप्शन में कहीं पर रैशनल नंबर नहीं है।
इसलिए देखो, अगर हम बात करें इवन, ऑड, कंपोजिट, ये सब तो नेचुरल नंबर का हिस्सा है। जैसे रैशनल से आ रहा है नेचुरल, और नेचुरल के ही एक पार्ट है इवन, एक पार्ट है ऑड, और एक पार्ट है कंपोजिट। ठीक है, ये तो नेचुरल नंबर के हिस्सा है, लेकिन ये किसका हिस्सा है? तो ये रैशनल का हिस्सा है, लेकिन ऑप्शन में रैशनल नहीं है। अब हमें फिर अगर ये नहीं है तो हमें थोड़ा सा अपर लेवल में जाना पड़ेगा। तो अपर लेवल रैशनल नंबर कहां से आया? तो रैशनल नंबर आया है रियल नंबर से। रियल नंबर से एक्चुअली दो टाइप के नंबर बनते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। ठीक है, तो अभी नेचुरल कहां से आया? रैशनल से आया। रैशनल किधर से आया? रियल से आया। तो इसका मतलब नेचुरल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर डायरेक्टली। तो ये ऑप्शन डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी 0.123 बार, इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो देखो, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल है, जो कि रैशनल का ही एक पार्ट है। रैशनल में दो टाइप के डेसिमल होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ठीक है, मैं बार बार इसको बताता हूं क्योंकि आप लोग ना बहुत भूल जाते हो। ये दो टाइप, रैशनल में ये दो टाइप आता है। कई लोग नॉन टर्मिनेटिंग अलग समझते हैं, रेकरिंग अलग समझते हैं। नहीं, ये पूरा एक नाम है, एक सिंगल नाम है, ये अलग पार्ट नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग ये एक सिंगल डेसिमल का नाम है, जो कि ये है। इस डेसिमल को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इसको अगर मैं एक्सपांड करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा ऐसा चलता रहेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। और रैकरिंग क्या है? थ्री रैकरिंग हो रहा है। रैकरिंग का मतलब होता है जो रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? यहाँ थ्री रिपीट हो रहा है, इसलिए थ्री के ऊपर ऐसा रिपीटिंग ब्लॉक दिया हुआ है, एक ऐसे लाइन खींचा हुआ है। इसका मतलब है थ्री यहाँ पे रिपीट होगा, कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, अब इसका पी बाई क्यू कैसे करा जाता है? इसका रैशनल फॉर्म, रैशनल फॉर्म का मतलब होता है पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में आप इसको लिखोगे। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका दिखा देता हूँ एमसीक्यू के लिए। पहले आप 1 2 3 को एज इट इज लिखो। 1 2 3 को एज इट इज लिखने के बाद इसमें से उस हिस्से को माइनस करो जो हिस्से रिपीटिंग ब्लॉक के बाहर है। मतलब ये जो लाइन मैंने खींचा ना, इसके बाहर है, तो इसके बाहर क्या है? इसके बाहर इतना हिस्सा है, तो जीरो को तो लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोलो 1 2। तो 1 2 वाला जो पार्ट है ना, वो इस रिपीटिंग ब्लॉक के बाहर है, उतना हिस्सा आप इसमें से माइनस करो। एंड डिनोमिनेटर में आपको क्या देखना है? देखो, ये डेसिमल जो है ना, डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट बन रहे हैं वो देखो पहले। तो यहाँ टोटल 3 डिजिट बन रहे हैं। तीन में से एक डिजिट पे रिपीटेशन है, दो डिजिट पे रिपीटेशन नहीं है। तो सिंस एक डिजिट पे रिपीटेशन है तो आप एक 9 लिखोगे, और दो डिजिट पे रिपीटेशन नहीं है, ये देखो 1 2 पे कोई रिपीटेशन ऐसा कोई लाइन नहीं खींचा हुआ है, तो दो डिजिट पे नहीं है, तो इसलिए आप 2 0 लिखोगे। तो टोटल 3 डिजिट का वैल्यू बनेगा। इसीलिए मैंने बोला था आप पहले ये देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे यहाँ डिनोमिनेटर में उतने डिजिट के नंबर बनेंगे। ठीक है, पहले देखना है रिपीटेशन में कितना डिजिट है। जितने रिपीटेशन में डिजिट होंगे, एक या दो या तीन, उसके हिसाब से 9 लगाओगे। एक पे रिपीटेशन एक 9, दो पे रिपीटेशन होता तो दो 9, तीन पे रिपीटेशन होता हम तीनों को 9 बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक में रिपीटेशन है और दो पे नहीं है, वो तो जिन दो पे नहीं है उनके लिए हमने लगाया यहाँ पे 0। आई होप ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे माइनस कर दो तो आपको 1 1 1 मिल जाएगा, और नीचे आपको 900 मिलेगा। ये ऑप्शन देखो यहाँ पे कहाँ है, तो ये ऑप्शन है ये वाला। चलो मैं आपको एक सम और साथ ही साथ समझा देता हूँ। अभी मान लो इसमें 2 3 पे रिपीटेशन होता, ठीक है, 2 3 पे रिपीटेशन होता, तो आप क्या करते इसमें 1 2 3 लिखते, उसमें से उस पोर्शन को माइनस करते जो रिपीटेशन के बाहर है। तो 2 3 पे रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन के बाहर कौन हुआ? 1 हुआ। 1 पे रिपीटेशन नहीं है, उतना हिस्सा आप माइनस करो। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था, रिपीटेशन के बाहर 1 2 रिपीटेशन के बाहर था, इसलिए उस हिस्से को माइनस किया। और यहाँ पे जो है रिपीटेशन के बाहर है 1, सो 1 को माइनस करेंगे। आ रहा है ना समझ में? नीचे फिर डेसिमल की बात है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट है 3, जिसमें से दो पे रिपीटेशन है, इसलिए आप दो बार 9 लिखना, और एक पे रिपीटेशन नहीं है तो आप एक बार 0 लिखना। तो यही मैंने यहाँ पे समझाया था। यहाँ एक पे रिपीटेशन था इसलिए एक 9, दो पे रिपीटेशन नहीं था तो दो 0। उसी तरह से यहाँ दो पे रिपीटेशन है इसलिए दो बार 9 लिखना होगा, और एक पे रिपीटेशन नहीं है। ये देखो, ध्यान रखना डेसिमल के बाद का हिस्सा आपको देखना है, डेसिमल से पहले पे फोकस नहीं करना है। डेसिमल के बाद ये आपको देखना होता है
कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उसमें कितने डिजिट पे रिपीटिशन है उतने 9 और कितने डिजिट पे रिपीटिशन नहीं है उतने 0। अब आप इसे माइनस कर दो 122 डिवाइडेड बाय 990, तो ये इसका आंसर आ जाएगा p बाई क्यू फॉर्म। एंड आप इसको थोड़ा कैंसलेशन करोगे, अगर कैंसलेशन जा रहा है जैसे यहाँ कैंसलेशन तो जा रहा है तो आप इसे कैंसलेशन कर दोगे 61, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 9 19 18 10 5, ये इसका वैल्यू बन गया 61 डिवाइडेड बाय 495, तो इसका आंसर आ गया p बाई क्यू फॉर्म। ओके, तो चलो इस तरह से इस टाइप के शॉर्ट, ये मैंने जो मेथड दिखा ना ये एमसीक्यू के लिए मेथड दिखा। आपको अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है ये मेथड मत करना, आपके स्कूल में जो मेथड सिखाया गया इसको एक्स लेके करने का वो मेथड करना, ये जस्ट मैंने एमसीक्यू के लिए आपको एक शॉर्टकट तरीका दिखाया। तो चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग, ये सवाल है असर्शन रीजनिंग का, तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। assertion 0.468 is a terminating decimal, yes, क्योंकि ये खत्म हो गया है, ये आगे कुछ नहीं है इसमें, जैसे ना 0.468 उसके बाद अगर डॉट 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 लिखा रहता तो मैं बोलता नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा डॉट डॉट नहीं है इसमें आगे, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया, इट्स ट्रू। ठीक है, अच्छा, a decimal in which a digit or a set of digit is repeated periodically, मतलब अगर किसी डेसिमल में जो डिजिट्स है या सेट ऑफ डिजिट्स है रिपीट होता रहता है उसे बोलते हैं रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल। तो यस, तो हम लोग इसको जैसे यहाँ पे देखते हैं 0.32 तो ये पीरियडिकली 32 रिपीट हो रहा है, तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि a decimal in which a digit or a set of digit is repeated periodically, लगातार ये रिपीट होता रहता है, तो ऐसे को हम रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल बोलेंगे। तो दोनों अपने अपने जगह सही है, दोनों सही है अपने अपने जगह, लेकिन दोनों अलग डेसिमल की बात करें, ये टर्मिनेटिंग की बात कर रहा है, ये रेकरिंग डेसिमल की बात कर रहा है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों सही है, करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, क्योंकि असर्शन टर्मिनेटिंग की बात कर रहा है और रेकरिंग जो है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग अगला क्लास करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, और फ्राइडे को हम लोग करेंगे केस स्टडी। ओके, तो आप लोग बने रहना, केस स्टडी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जितने सारे केस स्टडीज मैंने कराए इस चैप्टर से सारे के सारे आप लोग प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस चैप्टर के केस स्टडीज मिलना बहुत दिक्कत होता है, तो मैंने आप लोग के लिए केस स्टडीज बड़े ढूंढ ढूंढ के निकाले, तो इस वजह से आप लोग इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। ओके, चलो मिलते हैं फ्राइडे को। ओके, बाय।